हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में गैस के लॉ के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गैस के लॉ को कितने लोगों ने दिया था और कितने टाइप्स का होता है जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बायर्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रोज लॉ है, गैस लुसास लॉ है। तो ये चार जो लॉ है, गैसेस लॉ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सबसे पहला वाला जो हमारा है बॉयल्स लॉ, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा बॉयल्स लॉ है ये क्या कहता है, इसको सबसे पहले 1662 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल्स ने प्रतिपादित किया था। अब देखिए, इट रिलेटेड वॉल्यूम ऑफ अ गैस विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि ये जो लॉ है ये वॉल्यूम ऑफ गैस यानी कि गैस के आयतन और उसके साथ साथ उसके प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कि एक नियत ताप पर। इट स्टेट दैट, देखिए इसका स्टेट्स क्या है, द कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विथ प्रेशर। यानी कि किसी भी गैस का, लेकिन मेन रूप से ये आइडियल गैस के लिए ही फॉलो होता है। बायोसला जो है ये आइडियल गैस के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो उसका दिया हुआ आयतन रहता है, यानी कि किसी भी गैस के मास का जो आयतन रहता है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ द गैस, यानी कि जो गैस है उसके मास का जो आयतन है जो दिया गया है, गैस वेरीज इनवर्सली विथ प्रेशर। यानी कि उसका जो आयतन होता है वो प्रेशर के ही क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, जहाँ पे टी जो है कांस्टेंट है, टी मीन्स टेम्परेचर होता है, और एन कांस्टेंट होता है। अभी हम आपको बताएंगे पी बी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो उसके बेस पे एन जो होता है ये भी कांस्टेंट होता है। एन मतलब जो मास ऑफ नंबर होते हैं, यानी कि मास ऑफ जो गैस होते हैं, एन को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसको v इक्वल टू के बाई पी लिख सकते हैं। के जो है ये कांस्टेंट है, और पी वी यहाँ पे जब p को हम इधर लेकर के जाएंगे तो पी वी इक्वल टू के लिख देंगे। तो ये जो कांस्टेंट होता है यानी कि के जो है ये कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं किसी भी गैस का जो मास का वॉल्यूम है जो दिया गया है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, उसके प्रेशर, उस पर जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी भी पॉट में गैस को रखा गया है, तो उस पर अगर हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन घटेगा, और अगर प्रेशर को घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। मीन्स मान लीजिए सिलेंडर में जो जब हम हाई प्रेशर से उसमें बहुत ज़्यादा गैस को हम क्या मतलब 20 लीटर या 15 लीटर जिस भी जितने भी उसकी क्षमता होती है उसको हम प्रेशर के थ्रू ही गैस को भरते हैं। अगर हम प्रेशर नहीं देते तो गैस स्प्रेड यानी कि फैली रहती, तो उसके आयतन के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब हम उसमें गैस के ऊपर जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा, और यदि उसका प्रेशर हम घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। इसका मतलब होता है कि इसके उल्टा, जस्ट उल्टा होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, और प्रेशर घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। अब देखिए, दस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोड्यूस ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हम कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहे हैं गैस का, प्रोडक्ट्स यानी कि जो प्रोडक्ट्स है ऑफ द प्रेशर, तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम गैस का क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट होता है। यानी कि इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगी। ये नहीं कि टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, नहीं। अगर टेम्परेचर उस पर हम दिए हैं मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसी ताप पे ही हम यदि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमारा घटेगा, और उसी ताप पर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, उसी ताप पर अगर हम प्रेशर को घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर घट जाएगा, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम तब क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। इसीलिए हमको यहाँ पे मेन पॉइंट हमारा होता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए इस पूरी प्रोसेस को करना होता है। तो ये बॉयल्स लॉ होता है, और ये आइडियल गैस के लिए फॉलो होता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक ग्राफ बनता है पीवी और प्रेशर के बीच में, यानी कि यहाँ पे वी और प्रेशर के बीच में तो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो P1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू के हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो
के है, यानी कि कांस्टेंट रहेगा P1 V1, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी ये वाला फार्मूला देखा है PV इक्वल टू के। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बायस लॉ हम PV इक्वल टू के लिख सकते हैं, यानी कि P इक्वल टू के बाई वी, और P इक्वल टू के V इनवर्स लिख सकते हैं। इनवर्स का मतलब ये V जब इस यहाँ पे तो 1 है इसका पावर, लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो इसकी पावर -1 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका डिफ्रेंशिएटिंग कर लेते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग एवब इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू V एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि इसके V के विथ रिस्पेक्ट, यानी कि V के सापेक्ष हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो V के सापेक्ष करेंगे, इसका मतलब नीचे V होना चाहिए, ये चीज़ हमें ध्यान रखना होता है। तो देखिए इसी का ही इस वाले हम इक्वेशन का करेंगे, तो डेल P अपान ये हमारा हो जाएगा डेल P अपान डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि यहाँ पे T हम लिखेंगे। जिस भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो हम यहाँ पे P लिखते हैं, लेकिन बायस लॉ है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि T, तो डेल V अपान डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू के, यहाँ पे डेल V इनवर्स अपान डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इक्वल टू माइनस के V की पावर -2 हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डेल V है। ठीक, ये जब ऊपर जाएगा तो V की पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं डेल एक्स पावर n अपान डेल एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1 लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा x पावर n है इसमें से एक हमारा और घट जाता है, तो यहाँ पे एक और घटेगा -1 यानी कि -2 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए जैसे कि ये माइनस है ना, -n, तो ये जो -1 था हमारा, तो ये -1 जब आगे आएगा तो माइनस का सिंबल आगे आ जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम डेल P अपान डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू माइनस के अपान V स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो V की पावर -2 है ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से सिमिलरली अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल V अपान डेल P, यानी कि V के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी कि अभी हम प्रेशर एट यहाँ पे देख रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अब हम देखेंगे डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो अब हम P के सापेक्ष देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा नीचे, यहाँ पे भी हमने बताया ना V के सापेक्ष देख रहे थे तो नीचे V हो गया। अब P के सापेक्ष यानी कि प्रेशर के सापेक्ष देख रहे हैं तो P हमारा नीचे हो जाएगा। तो सेम ऐसी कंडीशन होगी, तो डेल V अपान डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 1 अपान के अपान, यहाँ पे हम P इसका लिखेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पे V है वहाँ पे हमें P करना है। ठीक, और जहाँ पे P है वहाँ पे V करना है, क्योंकि हम यहाँ पे P के सापेक्ष देख रहे हैं। अब देखिए हम शेष क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपान डी होता है, यानी कि वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम इसको V1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपान D1 लिख सकते हैं, और V2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान D2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये KVS PGT 2016 में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V2 अपान V1 इक्वल टू D1 अपान D2, यानी कि इन्वर्सली है, तो यहाँ पे जहाँ पे इसके जस्ट उल्टा होगा, यानी कि ये पहले वाला मान लीजिए दो गैस है V1 V2, ठीक, तो वहाँ पे दोनों की जो आयतन है V1 V2, तो उसकी डेंसिटी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पे V2 जो होगा D1 के बराबर होगा और V1 जो होगा वो D2 के। तो V2 अपान V1 इक्वल टू D1 अपान D2 इक्वल टू यहाँ पे P1 अपान P2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था ना V2 जो है यानी कि V इक्वल टू 1 अपान P होता है, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि V2 अपान V1 इक्वल टू P1 अपान P2 भी हम लिख सकते हैं। और ये क्या है, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट है इसके बेस पे ये फार्मूला हमारा निकला है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे हम ln के बेस पे देखेंगे, तो ln P प्लस ln V इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम इसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमें पता होता है log 1 इंटू 2 है, तो log 1 प्लस log 3 लिखते हैं उस वाले फार्मूले से, यानी कि ln के फार्मूले से हम इसे ln P प्लस ln V इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ln P इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस ln V लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला टर्म इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब ln P इक्वल टू माइनस ln V प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और ln P इक्वल टू -1 यहाँ पे ln V हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब हम इसका एक ग्राफ के बेस पे देखते हैं कि ग्राफ में क्या इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ln P को हम y इक्वल टू, यहाँ पे P को हम y मान लेंगे
-1 जो है m मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा कि हम लोग जो इंटर 12th में पढ़ते थे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, y = mx + c के बेस पे हमारा जो ग्राफ बनता था स्ट्रेट लाइन का, ये इक्वेशन वहाँ से फाइंड आउट होता है कि y = mx + c। तो इससे हम इसका कंपेरिजन करके एक ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ग्राफ है LNP, अभी हमने आपको बताया ना P के बेस पे और V के बेस पे देखेंगे। तो इस पर हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे वॉल्यूम को। तो ये हमारा x है और ये y एक्सिस है। तो इस पर हम LNP यानी कि प्रेशर इस पर रिप्रेजेंट करेंगे और LNV यानी कि वॉल्यूम को इस पर करेंगे, ठीक। अब यहाँ ये जो हमारा होता है स्ट्रेट, ये हमारा जो होता है एक पॉइंट लाइन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर का क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो T = कांस्टेंट यानी कि टेम्परेचर के बेस पे हम कांस्टेंट देख रहे हैं। तो वो जो हमारा पिछला वाला इक्वेशन था, इसके बेस पे हमें ये वाला ग्राफ प्राप्त हो गया, यानी कि यहाँ से हम इधर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा -1 हमें फाइंड आउट हुआ यहाँ पे P = फिर हमें ये -1 फाइंड आउट हुआ है जो, और यहाँ पे LNV है। तो इसी वजह से हमें ये ग्राफ जो होता है नीचे, यानी कि इसका स्लोप जो होता है नीचे की तरफ आते हुए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हम आगे पढ़े थे पिछला जो हमारा इक्वेशन था उसमें LNP = -1 था। तो -1 का मतलब ये जो स्लोप है नीचे की साइड आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये नीचे, यानी कि P के यहाँ इधर वॉल्यूम जो है इसका नीचे घट रहा है, यानी कि इस साइड आ रहा है। तो ये जो स्लोप हमें प्राप्त हो रहा है, स्लोप यहाँ पे tan θ = हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस का हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 45 डिग्री का प्राप्त होता है, क्योंकि 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं cos 1 sin θ, ये सब जो हम पढ़ते हैं cos sin θ sin cot, इसके बेस पे यहाँ पे जो हमारा बन रहा है एंगल वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमारा ग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम आगे देखते हैं ग्राफ बिटवीन P एंड V के बेस पे। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे है PV और यहाँ पे प्रेशर जो है कांस्टेंट है, इसके बेस पे देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसके बेस पे टेम्परेचर का यहाँ पे लाइन खींचते हैं तो वो कांस्टेंट है ही। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी, यानी कि T1 T2 T3 जो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। और यहाँ पे जो T3 होता है वो ग्रेटर देन होगा T2 से, और T2 जो होगा ग्रेटर देन होगा T1 से। किस कंडीशन में, PV = कांस्टेंट के टेम्परेचर पे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए V और प्रेशर के बीच में देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका क्या हमें प्राप्त होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमें प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे देखिए यहाँ पे हम जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाते हैं क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है घटता जाता है। या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम को यहाँ पे बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटता जाता है, ठीक। तो क्योंकि हमें P = क्या होता है, 1/V होता है, यानी कि P यदि हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घटेगा, और यदि हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो P क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये उल्टा जस्ट होता है। तो इस तरीके का हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखिए अगला क्या है, इसमें हम 2-3 टर्म देख लेते हैं। यहाँ पे V और P के बीच में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो T के बेस पे देखेंगे, यानी कि टेम्परेचर, यही सेम कंडीशन, यही जो हम ऊपर आपको बताएं। यहाँ पे T2 जैसे कि T3 ग्रेटर देन है T2 से, फिर T2 ग्रेटर देन है T1 से, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये जो हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो T3 ग्रेटर देन T2, T2 ग्रेटर देन T1। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है N1 N2 N3 जो है ये नंबर ऑफ गैस के जो मालिक्यूल हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इस बेस पे ये भी क्या होंगे, N3 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। V और P के बेस में यदि हम देखेंगे इसको तो ये वाला हमें ग्राफ प्राप्त होगा। अब सेम ऐसे ही जब हम यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के और PB और P के बेस पे हम देख रहे हैं, यानी कि PV, यहाँ पे देखिए P है और ये जो V है, यानी कि इन दोनों के बेस पे यदि हम देख रहे हैं तो PV जो हमारा है ये y एक्सिस पे है, P जो है हमारा x एक्सिस पे। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, यही हमें प्राप्त होगा, N3 ग्रेटर देन N2 N1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो V और 1/P के बेस पे हम ग्राफ देखते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है, ये हमें पता ही है। तो यहाँ पे हम अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर घटा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये वाला हमें ग्राफ प्राप्त होता है बायस लॉ का, ठीक। मेन वाला ये हमें प्राप्त होता है। और यदि हम V और 1/P के बेस पे यहाँ पे देख रहे हैं T1 और N, मतलब साथ साथ टेम्परेचर को लेकर के और जो नंबर ऑफ मोल हैं गैस के उनको लेकर के हम देख रहे हैं, तो हमें ये वाला ग्राफ प्राप्त होता है।
यानी कि सेम वही होता है कि T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। यहाँ पे हम साथ साथ देख रहे हैं, अभी पीछे हमने क्या उसको अलग अलग दिखा था। तो सेम यही दोनों कॉन्सेप्ट मेन है और इसके बेस पे ही हमें ग्राफ प्राप्त होते हैं। जो हाइपरबोला का हमें प्राप्त हुआ था, तो ये किसका था, ये बायस लॉ का नियम है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी हमारी, ये चार्ल्स लॉ पे आएगी।